अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बेटा आज दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नंबर है, दोनों ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का नंबर है। एग्जाम में कम पूछे जाते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए चलिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2, 5-7 मिनट ज्यादा भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 5-7 मिनट एक्सटेंड होगा तो एक्सटेंड करके भी क्वेश्चन पूरा करके ही घर जाएंगे आज। ठीक है बेटा, चलो आज आपको अच्छी तरह से होमवर्क करना पड़ेगा। कॉस्ट की क्लास में भी इंपॉर्टेंट पढ़ा था, यहां भी इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, तो आज घर जाके थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ रीड करेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन 1 अप्रैल 2001 द स्टॉक ऑफ श्री रमेश वाज डिस्ट्रॉयड बाय फायर। श्री रमेश का स्टॉक आग से डिस्ट्रॉय हो गया, बट सफिशिएंट रिकॉर्ड्स वर सेव्ड फ्रॉम विच फॉलोइंग पर्टिकुलर्स वर असर्टेन्ड। जिससे कि कुछ पर्टिकुलर्स का हमें पता चला। पर्टिकुलर्स क्या क्या? स्टॉक एट 1 जनवरी 2000, पिछले साल का ओपनिंग स्टॉक था 73,500। स्टॉक एट कॉस्ट 31 दिसंबर 2000, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था 79,600, तो ये इस साल का ओपनिंग भी हो जाएगा। पिछले पूरे साल की परचेज थी 3,98,000। सेल्स, पिछले पूरे साल की सेल थी 4,87,000। फिर करंट ईयर के बिगनिंग से लेके आग लगने वाले दिन तक 1 जनवरी 2001 टू 31 मार्च 2001 परचेज थी 1,62,000 और सेल थी 2,31,200। अगर बेटा ये क्वेश्चन इतना ही होता, जैसे पिछले क्वेश्चन में जो भी लफड़े थे सारे पैराग्राफ में ही थे, वैसे अगर ये क्वेश्चन इतना ही होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अगर ये क्वेश्चन इतना ही होता तो बहुत इजी था, लेकिन इसके आगे एक पैराग्राफ लिख दिया और उस पैराग्राफ में समस्याएं खड़ी कर दी। पैराग्राफ में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ। पैराग्राफ में क्या लिखा है? इन वैल्यूइंग द स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट डेट। जब आप बैलेंस शीट डेट, कौन सी डेट? 31 दिसंबर 2000, इस वाली डेट को, तो बेटा इस वाली डेट का स्टॉक बताना कितना लिखा हुआ है। इस वाली डेट का स्टॉक बताना आपको क्वेश्चन में कितना लिख के बताया, मैं क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2000, इस दिन आपको स्टॉक कितना बता रखा है? इस दिन आपको स्टॉक कितना बता रखा है बेटा बुक में? 79,600। तो ये जो इसका कहने का मतलब है, इन वैल्यूइंग द स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 79,600 रुपीज 2300। देखो इसीलिए तो मैं कह रहा था रुपीज 2300 हैड बीन रिटर्न ऑफ ऑन सर्टेन स्टॉक विच वाज हैविंग ए पुअर सेलिंग लाइन, द कॉस्ट इज 6,900। अब इस लाइन का मतलब क्या है? बोले जब ये स्टॉक आपने 79,600 में वैल्यू किया था, तो आपने इस स्टॉक को वैल्यू करने के लिए 2,300 रुपए माइनस कर दिए थे। कितने के माल में से? एक माल था 6,900 का, लेकिन ये माल हो सकता है कुछ डिफेक्टिव हो, या ये माल आउट ऑफ ट्रेंड हो,
मतलब ये माल क्या था, ये माल था पुअर सेलिंग लाइन का। पुअर सेलिंग लाइन मतलब नॉर्मली सेल होने जैसा नहीं था। तो आपने कहा ये माल आपने खरीदा था 6,900 में, लेकिन आपने इसके प्राइस को 2,300 रुपए से कम कर रखा है। आपको याद है आपने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें स्टॉक को 10% कम पे लिखा हुआ होता था, तो आप क्या करते थे, उसे वापस 100% पे ले आते थे। उस माल को आप वापस 100% पे ले आते थे। वैसे ही हमें पता है कि इस माल में 2,300 रुपए कम लिखे हुए हैं, तो मैं 2,300 को वापस से ऐड कर दूंगा। ठीक है साहब। जब मैंने 79,600 में वैल्यू किया था तो मैंने 2,300 कम कर रखे थे, तो अब मुझे 2,300 वापस से क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बताइए। अगर मैं 2,300 रुपए ऐड कर दूंगा तो स्टॉक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 81,900। क्लियर है सभी को? इतनी सी बात है। पहले कह रखा था 10% कम पे, तो आप ऐड कर देते थे। अब कह रखा है 2,300 कम, तो मैंने 2,300 को ऐड कर दिया। क्लियर है ना? अब दूसरी बात, ये तो पहला काम था ऐड करना। अब एक और प्रॉब्लम है बेटा, एक और प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं कि सारे स्टॉक को 90% पे वैल्यू कर रखा है, तो जब मैं ऐड करता था तो सारे स्टॉक में ऐड करता था, मतलब ये सारा गुड्स एक जैसा ही था, ये सारा माल एक जैसा था। लेकिन क्या ये 81,900 का जो पूरा माल है, ये पूरा माल एक जैसा है क्या? नहीं। इस 81,900 के दो टुकड़े हैं, इस 81,900 के दो टुकड़े हैं। एक तो नॉर्मल गुड्स और एक पुअर सेलिंग लाइन वाले गुड्स। अब मैं कहता हूं 81,900 में से पुअर सेलिंग लाइन वाले कितने के हैं? 81,900 में से पुअर सेलिंग लाइन वाले कितने के हैं? 6,900 के। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं नॉर्मल गुड्स कितने के हैं? नॉर्मल गुड्स कितने के हैं? नॉर्मल गुड्स कितने के हैं? 75,000। अब मैं आपको चेक करके तरीका बताता हूं। देखो ये तो हो गया, समझ गए? मतलब पहले एक जैसा ही माल होता था, लेकिन अब तो दो तरह के माल हैं। क्या नॉर्मल जीपी रेट, बेटा जो हम जीपी रेट पिछले साल से कमाते कमाते आए हैं, वो नॉर्मल गुड्स पे इस साल भी कमा लेंगे? बिल्कुल कमा लेंगे। लेकिन क्या वही जीपी रेट पुअर सेलिंग लाइन के गुड्स पे भी कमा पाएंगे क्या? जो जीपी रेट हम नॉर्मल गुड्स पे कमाते हैं, क्या वही जीपी रेट हम पुअर सेलिंग लाइन के गुड्स पे भी कमा पाएंगे? हम वही जीपी रेट पुअर सेलिंग लाइन के गुड्स पे नहीं कमा पाएंगे। मतलब दोनों के प्रॉफिट की कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी? अलग अलग करनी पड़ेगी। पुअर सेलिंग लाइन का ग्रॉस प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, नॉर्मल गुड्स का ग्रॉस प्रॉफिट अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक में नॉर्मल का तो नॉर्मल वैल्यू पे लिखा जाएगा,
लेकिन पुअर सेलिंग वाला हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है साहब, तो ये उस एक लाइन का मतलब था। तो वैसे देखो तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो कम किया था उसे ऐड कर दो और फिर दोनों के अलग अलग पार्ट्स कर लो। आगे की डिटेल देखते हैं। अभी मैं और आगे पढ़ता हूं, अभी तो क्वेश्चन पढ़ा कहां है। फिर बोलता है ए पोर्शन ऑफ दीज गुड्स, कौन से दीज गुड्स, ये 6900 वाले, वर सोल्ड इन मार्च 2001। करंट ईयर में इन 6900 में से एक पोर्शन सेल कर दिया। कितने का सेल कर दिया? एट ए लॉस ऑफ, अब देखो इसमें तो होगा प्रॉफिट, इस माल का एक हिस्सा 250 के लॉस पे सेल कर दिया, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 3450। तो मैं यहां लिखता हूं 6900 की कॉस्ट का एक हिस्सा, जिसकी कॉस्ट थी 3450, लॉस को कम कर देते हैं 250, तो कितने में सेल कर दिया? 3200 में। तो ये कहता है कि 6900 के माल का एक हिस्सा, जिस पोर्शन की कॉस्ट थी 3450, उसे 250 के लॉस पे कितने में बेच दिया? 3200 में सेल कर दिया। 3200 में सेल कर दिया। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए आगे बोलता है कि साहब द रिमेनिंग ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो 6900 में से 3450 का माल सेल हो गया, 6900 में से 3450 का सेल हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग कितने का बचा बेटा? 6900 में से 3450 का सेल हो गया, तो रिमेनिंग कितने का बचा? $6900 में से 3450 का सेल हो गया, तो रिमेनिंग कितने का बचा? ओके 3450 का 3450, और उसको उसी वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट दैट इज 3450 पे ही वैल्यू कर लिया गया। मतलब इन्होंने कहा जो खराब खराब हिस्सा था वो बेच दिया, और अब जो बचा हुआ है वो सही माल बचा हुआ है, उसको उसी प्राइस पे वैल्यू कर लिया। ये पूरे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी बेटा, सॉरी, ये पूरे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन थी। चलिए आगे बोलता है साल्वेज वैल्यू है 5800 और पॉलिसी अमाउंट है 50,000। साल्वेज वैल्यू है 5800 और पॉलिसी अमाउंट है 50,000। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करें। अब बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें नॉर्मल गुड्स और एबनॉर्मल गुड्स को अलग अलग करना पड़ेगा, और उसके लिए जो हम अकाउंट बनाएंगे वो 3 कॉलम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेप नंबर 1 वही तरीका, कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेट ऑफ लास्ट
अकाउंटिंग ईयर, पिछले साल का जीपी रेट निकाल के बताइए। ठीक है साहब, तो हम कहते हैं पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। ट्रेडिंग अकाउंट, पिछला साल कौन सा ईयर था? पिछला साल था फॉर द ईयर एंडेड 2000। चलिए साहब, अकाउंट जो बनेगा वो 3 कॉलम ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स और टोटल। एक तो हो गए मेरे नॉर्मल गुड्स, एक हो गए एबनॉर्मल गुड्स और एक टोटल। दोबारा, नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स और टोटल। पर्टिकुलर्स और पर्टिकुलर्स। चलिए बेटा, एक बात बताएं, क्या 1 जनवरी 2000 को, 1 जनवरी 2000 को यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। बेटा 1 जनवरी 2000 को ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू थी 73,500। क्या 1 जनवरी 2000 को कोई एबनॉर्मल वैल्यू थी क्या? 1 जनवरी 2000 को कोई एबनॉर्मल स्टॉक था क्या? एबनॉर्मल स्टॉक का पता कब चला था? 31 दिसंबर, जब सारे क्लोजिंग स्टॉक को काउंट किया होगा। तो 1999 के भी तो क्लोजिंग स्टॉक को काउंट किया होगा। अगर कोई भी एबनॉर्मल वैल्यू होती तो 1999 के क्लोजिंग स्टॉक में पता चल जाती। 1999 के क्लोजिंग स्टॉक के वक्त पता चल जाती। इसका मतलब 1 जनवरी 2000 को कोई भी एबनॉर्मल वैल्यू नहीं थी। ये पूरा का पूरा 73,500 का स्टॉक कौन सा स्टॉक था? नॉर्मल स्टॉक था। क्लियर है? ध्यान से देख लीजिएगा, इस वैल्यू में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? जल्दी से, 73,500 पूरा का पूरा नॉर्मल, क्योंकि अगर इसमें कोई एबनॉर्मल होता तो वो हमें 99 के एंड में ही पता चल चुका होता। फिर आपने कहा परचेज। इस साल, इस पूरे साल में टोटल परचेज किया है 3,98,000 का। अब ये बताइए बेटा कि ये जो परचेज किया है, ये परचेज किया गया पूरा का पूरा माल नॉर्मल है या इसमें कुछ एबनॉर्मल भी है? ये जो 3,98,000 का माल है, ये पूरा का पूरा नॉर्मल है
या इसमें कोई एबनॉर्मल माल भी है, मतलब पुअर सेलिंग लाइन का माल भी है? क्या ये पूरा नॉर्मल है या पुअर सेलिंग लाइन का माल भी है? एबनॉर्मल भी है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कोई एबनॉर्मल है नहीं और यहां के क्लोजिंग स्टॉक भी एबनॉर्मल आ गया, मतलब इसमें 6,900 का माल एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल कितना है? 391 100 का। चलिए फिर आते हैं बाय सेल्स। पिछले पूरे साल की सेल कितनी है? 4,87,000। तो जो ईयर 2000 में सेल हुई थी वो सेल नॉर्मल है या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल माल को कब बेचा गया था? एबनॉर्मल माल को बेचा गया था अप्रैल 2001 में, सॉरी मार्च 2001 में। इसका मतलब इस सेल में कोई भी एबनॉर्मल सेल नहीं है, ये पूरी की पूरी नॉर्मल सेल है, ये पूरी की पूरी सेल नॉर्मल सेल है। फिर आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरी बात ध्यान से देखना, क्लोजिंग स्टॉक हमें बताया था 79,600 का, लेकिन उसमें 2,300 रुपए कम किए हुए थे, तो हमने उसको वापस ऐड कर दिया और ये वैल्यू हो गई 81,900। तो क्लोजिंग स्टॉक था 81,900 का। जैसा मैंने समझाया था 81,900 में से 6,900 का एबनॉर्मल था, तो नॉर्मल कितने का था? 75,000 का। आ जाएगी ये वैल्यू ऑटोमेटिकली। मैं जो आपको वहां पे कैलकुलेशन समझा रहा था वो कैलकुलेशन देखो ऑटोमेटिकली हो गई बेटा, वो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो गई। टोटल माल हुआ 81,900, एबनॉर्मल माल था 6,900, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया? 75,000। चलिए यहां पे क्या आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो 6,900 पूरा हो गया, ये हो गया 4,68,900, 6,900, ये हो गया 5,62,000, 5,62,000 और 5,68,900। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू बता दो जल्दी से, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू बता दीजिए बेटा फटाफट से। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू 97,400 और टोटल भी कितना हो गया? 97,400। जीपी रेट, जीपी रेट कितना है? केवल नॉर्मल का निकालेंगे हमेशा। 97,400 डिवाइडेड बाय 4,87,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज 20% ऑन सेल्स। 20% ऑन सेल्स। क्लियर है सभी को? हाँ बेटा, स्टेप नंबर 1 में कोई भी कंफ्यूजन है मुझे जल्दी से बताइए। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 दो ही इंपॉर्टेंट है, आगे की तो सेम है। स्टेप नंबर 3 और 4 सेम है। स्टेप नंबर 1 में कोई भी कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दीजिए। थोड़ा सा लेट हो रहे हैं लेकिन फिर भी करके जाना है पूरा क्वेश्चन। नहीं है सर, ठीक है। चलिए स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2।
स्टेप नंबर 2 क्या कहती है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। स्टेप नंबर 2, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इस काम को करने के लिए हम क्या बनाते हैं? इसको करने के लिए हम बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कब से कब तक का ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं? करंट ईयर का। करंट ईयर 1 जनवरी 2001 टू 31 मार्च 2001 तक का। चलिए सब वही तरीका, वही 3 कॉलम, ओपनिंग स्टॉक में 3 तरह की चीजें, नॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल गुड्स और टोटल। पर्टिकुलर्स एंड पर्टिकुलर्स। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। अब बेटा हमें ओपनिंग स्टॉक लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमने पिछले साल के अकाउंट में लिख रखा है। तो टू ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल लिखा था क्लोजिंग, पिछले साल का क्लोजिंग था, नॉर्मल गुड्स तो था 75,000, एबनॉर्मल था 6,900 और टोटल था 81,900। अब आपकी बुक पता है बेटा क्या करती है? बुक पहले साल का तो बना देती है सिंगल कॉलम और दूसरे साल का बना देते हैं ट्रिपल कॉलम, और फिर हम ये वैल्यू ढूंढते रहते हैं ये कहां से आई है। इसलिए पहले साल वाला भी वैसे ही बनाना है और दूसरे साल वाला भी वैसे ही बनाना है। फिर कहता है साहब टू परचेज। 2001 में कितना परचेज किए हैं? 2001 में कितना परचेज किया है? परचेज की वैल्यू बताइए। 2001 में कितना परचेज किया है? $1,62,000। 1,62,000। ये बताइए बेटा ये परचेज नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? क्या दोबारा भी कोई एबनॉर्मल गुड्स आया था क्या एक बार आने के बाद? क्या एक बार के बाद दोबारा भी कोई एबनॉर्मल गुड्स आया था क्या? एक बार आने के बाद क्या दोबारा भी कोई एबनॉर्मल गुड्स आया था? नहीं, केवल 31 दिसंबर 2000 कोई एबनॉर्मल आया था, वो भी केवल 6,900 का। नहीं आया तो ये पूरी की पूरी कौन सी सेल है? नॉर्मल सेल है, सॉरी नॉर्मल परचेज है। फिर आ गया बाय सेल्स। सेल्स कितनी थी? टोटल सेल थी 231,200। क्या कोई एबनॉर्मल सेल भी थी क्या? थी ना, अभी अभी हमने निकाला था 3,200। टोटल 2,31,200 में से मार्च के महीने में एबनॉर्मल वाला माल बेचा गया था 3,200 रुपए का।
ये 3200 कैसे निकाला उसका वर्किंग नोट मैंने आपको बताया था, हम दोबारा बना देंगे अभी। सेल ऑफ एबनॉर्मल गुड्स दैट इज कॉस्ट 3450 माइनस लॉस 250, तो सेल वैल्यू 3200। तो अब एक बताइए, नॉर्मल सेल कितने की हुई? टोटल सेल हुई 231,200 की, उसमें से एबनॉर्मल सेल थी 3,200 की, तो नॉर्मल सेल कितने की थी? व्हाट इज द नॉर्मल सेल? नॉर्मल सेल कितने की थी? $2,28,000। अब इसका तो लॉस आपको पता है, तो आप लिख दीजिए बाय लॉस ऑन सेल 250 रुपए। टोटल लॉस भी कितने का है? एक सेकंड। हाँ हाँ भाई जी, चल रही है अभी तो 5-7 मिनट की हो रहा है। 5 ही मिनट की क्लास है, लास्ट पॉइंट समझा रहे हो, जब तो लेट ही होगी। ठीक 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 ठीक। हाँ, लॉस ऑन सेल कितना हो गया? 250 लॉस ऑन सेल। यहां पे क्या आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी सेल पे होगा बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट कौन सी सेल पे होगा? नॉर्मल सेल पे। तो 2,28,000 पे 20%, 2,28,000 का 20%, 2,28,000 का 20%, 45,600, 45,600। ये लीजिए साहब, आपका क्वेश्चन खत्म। अब ये कहता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, मैं यहां थोड़ा नीचे लिख रहा हूं, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा जल्दी से बताइए, नॉर्मल गुड्स का निकाल के। नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करके बताइए। नॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक 54,600, 54,600। एबनॉर्मल गुड्स का कितना था? एबनॉर्मल गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक कितने का था? 3,450 का माल बचा था और उन्होंने कहा था इसे 3,450 पे ही रिकॉर्ड कर लेना, जितने पे बचा है उतने पे ही रिकॉर्ड कर लेना, ये उनका कहना था। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? टोटल क्लोजिंग स्टॉक हो गया, टोटल कितना हो गया? 38,000। सत्यक, अरे बेटा लॉस तो अपना माइनस ही होता है, ये जीपी केवल नॉर्मल का जीपी है, ग्रॉस प्रॉफिट केवल नॉर्मल का ग्रॉस प्रॉफिट है। एबनॉर्मल का ग्रॉस प्रॉफिट अलग से दिखा दिया, ग्रॉस लॉस दिखा दिया। जब पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे तो ये अमाउंट भी आएगा और ये अमाउंट भी आएगा। ठीक है, पी एंड एल बनाने की जरूरत नहीं होती बेटा, हम स्टॉक निकालने की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप वैल्यू ऑफ स्टॉक में कौन सा अमाउंट लेंगे बेटा? वैल्यू ऑफ स्टॉक में कौन सा अमाउंट लेंगे? टोटल वाला 58,050। स्टेप नंबर 3 में कुछ नहीं रखा। स्टेप नंबर 3 लॉस ऑफ स्टॉक में शॉर्ट में ही कर रहा हूं।
वैल्यू ऑफ स्टॉक 58050 माइनस साल्वेज 5800, तो 5225 लॉस ऑफ स्टॉक। स्टेप नंबर 4 नेट क्लेम। नेट क्लेम कितना 50,000 अपॉन 58050 मल्टीप्लाइड बाय 52250। नेट क्लेम की अमाउंट बता दीजिए बेटा, नेट क्लेम की अमाउंट बता दीजिए जल्दी से। नेट क्लेम कितना होगा? नेट क्लेम कितना होगा? 45,004। बेटा एक छोटा सा पॉइंट और बताना है, एक छोटा सा पॉइंट और बताना है, ध्यान रखें। मान लीजिए यहां आपको क्वेश्चन कह देता, अगर यहां पे आपको क्वेश्चन कह देता कि इस बचे हुए माल को 3000 में वैल्यू करना है, तो आप यहां पे कितना लिखते? 3000। मान लो आपको क्वेश्चन कह देता कि इस स्टॉक को 3000 में वैल्यू करना है, तो मुझे यहां पे कितना लिखना पड़ता? 3000। वैल्यू कितनी आ जाती? 57,600। लेकिन सर 450 का क्या करते? मैंने कहा मैं यहां लिख देता बाय लॉस ऑन वैल्यूएशन। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ मिल जाए कि स्टॉक को लास्ट में कह दे कम वैल्यू पे वैल्यू करना है, तो बचा हुआ लॉस क्या आ जाएगा? लॉस ऑन वैल्यूएशन। ये बात ध्यान रखें। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3, केवल एक होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 3, उसको ट्राई करेंगे। हो जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो मैं कराऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। लेकिन बेटा आज की क्लास का रिवीजन जरूर करेंगे, अकाउंट्स का भी रिवीजन करेंगे, कॉस्ट का भी रिवीजन करेंगे। आज की दोनों क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ी सी टिपिकल भी है, तो जरूर रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय।